हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर आना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर किसी भी चैप्टर को समझना है, कोई चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, तो बस उस समस्या को लेकर यहाँ मौजूद होना है। किसी भी तरह के पैसे को लेकर नहीं, ना कोई कूपन लेना, ना कोई पेमेंट करना, कुछ नहीं करना। समस्या लाना है और समाधान लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल रही है। तो आज का वीडियो भी आपके लिए 100% फ्री है। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। हमारी बुक है क्षितिज भाग 1। इसका है हमारे पास आज काव्यखंड। काव्यखंड का अध्याय है 17। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है राजेश जोशी जी ने कि किस तरीके से बाल मजदूरी को इन्होंने यहाँ कविता के माध्यम से दर्शाया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। कब पढ़ी हमने? जब हम इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी किया और फिर उसके बाद हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी किया। तो एक तरीके से ये कविता को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इस कविता के अंदर क्या क्या रहा। तो आज क्या लेकर आए हैं? आज है हमारे पास एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ क्यों पढ़े भाई हम? एमसीक्यूज़ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर परेशानी आएगी ना, तो इसलिए इनको करना हमारे लिए ज़रूरी। तो फटाफट हम इनको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है, बच्चे काम पे जा रहे नामक कविता किस कवि के द्वारा रचित है? इसे किस कवि ने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवदाले, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये कविता हमारे सामने किसने प्रस्तुत करी है? यानी इसके कवि है राजेश जोशी जी। नेक्स्ट है, कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? यहाँ पर अब जो कवि हैं उन्होंने अपने तकलीफ को, दर्द को बयां किया है कि बच्चों को क्या छिन गया है। खिलौने, वस्त्र, बचपन या चॉकलेट। तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो छिन जाने की तकलीफ़ है वो है बच्चों के बचपन का, क्योंकि वो काम पे जा रहे हैं। तो जब काम पे जाएंगे तो बचपन तो उनसे छिन गया है। तो अब उसी की पीड़ा यहाँ पर कवि ने व्यक्त करी है। सुबह सुबह सड़क किससे ढकी है? किस चीज़ से ढकी हुई है? पत्तों से, धूल से, कोहरे से या पानी से? तो इन्होंने क्या बोला था? कोहरे से ढकी सड़क। अर्थात किससे ढकी थी? कोहरे से। ठंड थी। बच्चे जिस समय ठिठुर के सो रहे होते हैं उस समय वो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे थे। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? पढ़ने, खेलने, पिकनिक या काम करने? तो कहाँ जा रहे थे? काम करने। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया? अब यहाँ पे उन्होंने किताबें, खिलौने, गेंदे, सभी चीज़ों को बताया है कि कहीं ना कहीं वो सब चली गई। कहाँ कहाँ गई हैं? सब अलग अलग जगह गई हैं। तो किताबें किसने खा ली? चूहों ने, दीमक ने, तिलचट्टों ने या सिल्वर फिश ने? तो किसने खा ली थी? वो थी दीमक ने, जो हमारी कविता में बताया गया है कि किताबें किसने खाई? दीमक ने खाई। सारी गेंदें कहाँ गिर गई? गेंदें जो बच्चों द्वारा खेली जाती हैं वो कहाँ गिर गई? कुएं में, छत पर, नदी में या अंतरिक्ष में? तो सारी गेंदें कहाँ चली गई थी? अंतरिक्ष में। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गया था? क्या चीज काले पहाड़ के नीचे? खिलौने, झूले, वस्त्र या बस्ते? तो काले पहाड़ के नीचे दब गए थे सारे खिलौने। बच्चों के खेले जाने वाले सारे खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? ऐसा उन्होंने बोला था। मदरसों की इमारतें ढह गईं। अब क्यों ढह गई? क्या बात बताई गई? किस कारण से ढह गई? बाढ़ से, भूकंप से, तूफान से या वर्षा से? तो उन्होंने क्या बताया था? जो सारी मदरसों की इमारतें हैं वो क्या भूकंप से ढह गई? जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, मदरसों में नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? बच्चे जो काम पे जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है उनके जाने का? प्रसन्नता, संपन्नता, विवशता या आदत? तो बच्चे काम पे जाना उनकी विवशता है। उनको रोजी रोटी कमानी है, क्योंकि खाने के लिए नहीं है उनके पास। अब वो काम करेंगे तभी पैसा आएगा और तभी खाने के लिए हो पाएगा। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? पागलपन, एक हादसे, एक बुराई या एक लहर? तो लेखक ने, कवि ने किस तरीके से बताया है? बच्चों का काम पे जाना एक हादसे के समान है। ऐसा हादसा जिसे हम सोच नहीं सकते, इस तरह का हादसा है।
हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना हुआ है। किस तरीके से कवि ने बताया कि हम जो है उस तरीके तरफ देखना नहीं चाहते, हम उदासीन रहते हैं उस तरफ से, अपने जीवन की होने वाली दुखद घटनाओं की ओर से, मार्ग में हो रहे हादसों की ओर से, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर से, देश के खराब होते हालतों की ओर से। तो हम उदासीन रहते हैं गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर से। देखिए, हम अपनी लाइफ में कहीं पे घूमने निकले या कहीं रेस्टोरेंट में जाए, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे काम करते हैं, लेकिन हम उनके प्रति उदासीन रहते हैं। हम किसी भी तरह का कोई बात नहीं कहते, किसी तरह का एक्शन नहीं लेते, कहीं कंप्लेंट नहीं करते, हाँ देखते हैं बस इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा रवैया कैसा है, हम उदासीन रवैये पे हैं। तो नेक्स्ट है, ये कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, किसके इर्द गिर्द घूमती ये कविता है पूरी। कवि के बाल्यकाल की घटना पर है, देश के भावी पीढ़ी की ओर है, देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर है, भुखमरी और अशिक्षा की ओर है। तो यहाँ पर ये जो है देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर है, यानी गरीब तबका यानी कि जो निम्न क्लास होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता ज़्यादा, उस तबके के लोगों के लिए जो है उस लोगों की समस्याओं उनकी तरफ जो है इर्द गिर्द घूम रही है, खास तौर से बच्चों की तरफ। सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है, धुआं, अंधेरा, कोहरा या धूल। तो क्या छाया हुआ है, कोहरा। नेक्स्ट है, कवि सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या चीज उन्होंने देखी थी कि सुबह सुबह ठंड में वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। सड़क किनारे एक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त पड़ा था। अत्यधिक ठंड में कई बच्चे सिमटे सहमे बैठे थे। कुछ बाल मजदूर जा रहे थे, कुछ लोग बिना कंबल ओढ़े जा रहे थे। तो क्या था, जो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बाल मजदूर जा रहे थे। बाल मजदूर यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे। बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने का, सोने का या खाने का। तो यहाँ पर पढ़ने और खेलने का। तो सही ऑप्शन क्या है, पढ़ने और खेलने का। भाई पढ़ना ही नहीं, खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चे मजदूरी के लिए जाएंगे तो ना वो पढ़ पाएंगे ना खेल पाएंगे, वो क्या करते रहेंगे, सिर्फ काम करते रहेंगे। इसलिए बच्चों के विकास के लिए ये दोनों ही चीज़ें यानी पढ़ना और खेलना दोनों ही आवश्यक है। कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है, कहाँ जाकर वो राहत की सांस लेता है, जब वह समाज को झंझोर देता है, जब वह बाल मजदूरी के सत्य को सबके सामने व्यक्त कर देता है, जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं, बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो कहाँ जाकर वो राहत की सांस लेता है, जब वो देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर। उसे लगा कि सारे विद्यालय जो हैं वो टूट गए, किताबें दीमके खा गई, खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए, गेंदे जो हैं वो अंतरिक्ष में गए। शायद ऐसा हुआ इसलिए बच्चे जो है मजदूरी पे जा रहे हैं। लेकिन जब वो राहत की सांस लेते हैं कि ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, तब वो सांस लेते हैं राहत की, कि बच्चों के जो पढ़ने और खेलने के जितने साधन हैं वो मौजूद हैं। बच्चों को कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय, किसके लिए, कवि के लिए, माता पिता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। तो किसने चिंता व्यक्त करी है, यहाँ पर ये चिंता का विषय रहा है कवि के लिए। बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है, क्या कारण है कि वो बचपन में काम पे जा रहे हैं, अनाथ होने के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जाने का कारण है गरीबी, गरीबी के कारण उन्हें बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है। कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है, सुखद, भयानक, गंभीर या नीरस। तो उनके हिसाब से ये स्थिति है भयानक, अर्थात इससे जाकर हमारा भविष्य कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने इसे भयानक बोला है। बच्चों का काम पर जाता देख, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं। जब वो बच्चों को काम पे जाता देखते हैं तो किस तरीके की फीलिंग आती है उनके अंदर, करुणा, चिंता, आवेग या उपर्युक्त सभी। तो उनके मन में जो फीलिंग आती है वो है उपर्युक्त सभी। वो करुणा भी है यानी उनको देखकर तकलीफ भी हो रही है, वो चिंताग्रस्त हैं कि भाई बचपन कहीं गुम हो रहा है, और दूसरा आवेग में है कि क्यों इतने छोटे बच्चों को जो है वो काम पर भेजा जा रहा है। तो उनके अंदर ये सारी ही फीलिंग्स निकल के आ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उपर्युक्त सभी।
हस्बा मामूल, हस्ब मामूल का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर हस्ब यानी कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। इसका मतलब क्या है? अचानक, करुणा, यथावत या भूचाल। तो यहाँ हस्ब मामूल का मतलब है यथावत, मतलब जो उसकी स्थिति जहाँ थी वो वैसी मौजूद है। यानी विद्यालय अपनी जगह हस्ब मामूल यानी कि यथावत अपनी जगह मौजूद है, खिलौने मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, गेंदें मौजूद हैं, सभी कुछ अपनी जगह मौजूद है, यथावत है, जैसी पहले थी वैसे अभी भी हैं, अर्थात हस्ब मामूल है। फिर है ये कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डाल रही है? कौन सी समस्या पर है? श्रमिक वर्ग का शोषण, निरक्षरता, बाल मजदूरी या बेरोजगारी। तो समस्या क्या है? वो है बाल मजदूरी पर प्रकाश डाल रही है। बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, मैदानों के नीचे या काले पहाड़ के नीचे। तो कहाँ दबे हैं? वो हैं काले पहाड़ के नीचे। बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? रोजी रोटी कमाने का, पढ़ाई करने का, खाना बनाने का, ये उपयुक्त सभी। तो बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए रोजी रोटी कमाने का, क्योंकि पढ़ने खेलने के उनके दिन होते हैं। ये रोजी रोटी कमाने का भार उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? बाल मजदूरी किसके लिए बहुत बड़ी समस्या है? परिवार के लिए, समाज के लिए, गांवों के लिए या माता पिता के लिए? तो ये समस्या किसके लिए है? समाज के लिए। कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? जातिगत भेदभाव, ऋण में डूबना, सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या उन्होंने बताई है वो है सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी करना। ये सबसे भयानक स्थिति है, यानी कि सारी चीजें, खिलौने, किताबें, सब कुछ मौजूद है लेकिन तब भी उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। कवि के हताशा और निराशा का क्या कारण है? वो हताश हैं, निराश हैं, इसका क्या कारण है? बेरोजगारी, गरीबी, बाल मजदूरी या जातिगत भेदभाव। तो उसका कारण है बाल मजदूरी। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? मतलब जो उनको आराम दे सकते हैं, सुविधा है, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट के जितने भी आपके उपकरण हैं वो उनसे बच्चे क्यों वंचित हैं, अर्थात उससे दूर क्यों है? क्या कारण बताया है? काम पर जाने के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अपने माता पिता के कारण। तो यहाँ पर कारण है वो है गरीबी के कारण। मतलब सब चीज़ें हैं, अब चूंकि वो गरीब हैं इसलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए मुहैया नहीं है, उससे इसलिए वो वंचित है। तो ये क्या है? गरीबी के कारण। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना चाहिए? बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसे हमें किस तरह से लिखना चाहिए? विवरण की तरह, गजल की तरह, कविता की तरह या कहानी की तरह? तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाना भयानक है? वो है विवरण की तरह। बस हमने लिख दिया है कि ये भयानक है, मगर ये लिखा जाना गलत है। क्यों? क्योंकि हम खाली बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक विवरण है, बस हमने लिख दिया, तो इसलिए इसको कवि ने भयानक बताया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि किस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? किन लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? माता पिता पर, समाज की संवेदना पर, बच्चों पर या स्वयं पर? तो उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया है वो है समाज की संवेदना पर, कि लोग संवेदनाहीन हो गए हैं, जो इन बच्चों को काम करते हुए देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे मदरसों की इमारतें कहाँ ढह गई? कहाँ पर ढह गई? भूकंप में ढह गई हैं, बाढ़ में ढह गई हैं, आंधी तूफान में या जमीन पे? तो उनके ढहने का कारण क्या है? वो है भूकंप में ढह गई हैं। कवि के अनुसार कौन सी चीज दुनिया को सही अर्थों में दुनिया बनाती है? कौन सी चीज है जो ये दुनिया को दुनिया बनाती है? बच्चों के खिलौने, रंग बिरंगी किताबें, मदरसों की इमारतें, बगीचे, घर आंगन या उपरोक्त सभी? तो हम ये कहेंगे कि ये सारी ही चीज़ें दुनिया को दुनिया बनाती हैं। अर्थात अगर बच्चों की किताबें नहीं हैं या उनके खिलौने नहीं हैं, उनके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, आंगन नहीं है, तो फिर ये दुनिया क्या है? कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं तभी ये दुनिया है, और इन सब में बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तभी ये दुनिया है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता के अनुसार एक सभ्य समाज का क्या कर्तव्य होता है? इस कविता के अनुसार हमें बताना है कि एक सभ्य समाज का कर्तव्य क्या होता है। वह बच्चों को खेलने का अवसर दे, वह प्रत्येक बच्चे को उसके समुचित विकास व शिक्षा का अवसर दे, वह बच्चों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करे, वह बच्चों को काम पर जाने दे। तो जो कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक बच्चे को उसके समुचित विकास
व शिक्षा का अवसर दे, यानी कि हर एक बच्चे का विकास और उनकी पढ़ाई जरूरी हो, ये एक समाज का कर्तव्य होता है। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं, किस तरह की सड़क से काम पे जा रहे हैं, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कीचड़ से सड़क या कोहरे से ढकी सड़क। तो कैसी सड़क से जा रहे हैं, वो है कोहरे से ढकी सड़क से। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखिए कैसा लिखा जाना भयानक था, वो था विवरण की तरह। तो अब सही तरीका क्या है लिखे जाने का, उन्होंने बोला है विवरण की तरह, सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आवश्यकता की तरह कि सभी को काम करना चाहिए, इस तरह की कर्म ही पूजा है। तो कैसे लिखा जाना चाहिए, वो है सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट है लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों नहीं लगता। भाई हम लोग बहुत से लोग हैं जो देखते हैं लेकिन हमको वो अटपटा नहीं लगता। इसका कारण क्या है, वे कर्म ही पूजा मानते हैं, इसलिए वे संवेदना शून्य हो गए हैं, इसलिए उनका मानना है कि काम सभी को करना चाहिए। हमारी सरकार बच्चों को कर्मयोगी बनाना चाहती है। तो क्यों लोगों को अटपटा नहीं लगता, कारण है कि वे जो हैं संवेदना शून्य हो गए हैं, इसलिए। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ। अब हमारे कवि जो हैं राजेश जोशी, इस कविता के जो लिखे कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ। सन 1915, सन 1916, सन 1948 या सन 1950। तो राजेश जोशी का जन्म हुआ है सन 1916 में। राजेश जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में, कटनी में, मध्य प्रदेश के सतना में या इंदौर में। तो सही है, उनका जन्म हुआ है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है उनका जन्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रचना राजेश जोशी की नहीं है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, हमें बताना है वो रचना जो राजेश जोशी जी की नहीं है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, चांद का मुंह टेढ़ा। तो जो यहाँ पर कविता नहीं है राजेश जोशी की, वो है चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 40। ये राजेश जोशी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें देखना है कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, माखन चतुर्वेदी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर जो उनको दिया गया है पुरस्कार, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े वर्ड्स को बीच में गायब भी कर देते हैं। जैसे उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाम देखिए क्या है, माखन चतुर्वेदी, इसलिए ये गलत है ना। तो नाम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सही हमारा है साहित्य अकादमी। इन सारे पुरस्कारों में उन्हें सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। कवि ने किसके काम पर जाने को भयानक बताया। भयावह मतलब बहुत ही गलत बताया है। बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के या बीमारों के। तो ये भयावह बताया है बच्चों के काम पर जाने को। बच्चों की इन दयनीय स्थिति के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए। भाई बच्चों की जो दयनीय स्थिति अर्थात वो काम पे जा रहे हैं, तो इस पे प्रश्न क्या बनना चाहिए। उन्होंने बोला ना कि इसे विवरण की तरह नहीं, इसे प्रश्न पर लिखो। तो वो प्रश्न क्या होना चाहिए। बच्चे से काम कराना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिया जाता। तो ये प्रश्न कैसा होना चाहिए, वो प्रश्न है आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। नेक्स्ट है कवि के अनुसार बचपन कैसा होना चाहिए। बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए, बचपन में काम करना चाहिए, बचपन में पढ़ना भी चाहिए, बचपन मधुर कल्पना जैसा होना चाहिए। तो कवि के अनुसार बचपन होना चाहिए खुशियों से भरा। अब काम करने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो खुश रहे, मेन ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के खिलौने, किताबें, मदरसे नष्ट हो जाने पर दुनिया कैसी होती। अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती, उन्होंने तो बोला कि हस्ब मामूल यानी यथावत है ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो दुनिया कैसी होगी। भयानक, सुंदर, रंग बिरंगी या शानदार। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये दुनिया होगी भयानक। कवि के अनुसार सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है। सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है। खिलौनों का नष्ट हो जाना, दुनिया में सब नियामतें होने के बावजूद बच्चों का काम पर जाना, दीमक द्वारा किताबों को खा लेना, घर के आंगन का खत्म हो जाना।
तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दुख की बात है वो है दुनिया में सब नियामतें मौजूद होने के बाद भी काम पर जाना। राजेश जोशी ने कविता के अतिरिक्त और कौन सी साहित्यिक विधाओं में रचनाएं की हैं? मतलब उन्होंने कविताएं तो करी हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और भी कई विधाओं में काम किया है। कौन सी हैं वो? कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उनकी वो ये सभी, मतलब उन्होंने ये सभी विधाएं करी हैं। सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं और टिप्पणियां भी लिखी हैं। तो सभी कुछ है उन्होंने काम किया है। राजेश जोशी ने बृहत्तहरि की कविताओं की अनुरचना किस नाम से की है? उन्होंने बृहत्तहरि की जो रचनाएं हैं उनका उन्होंने अनुवाद किया है। तो वो किस नाम से उन्होंने अनुवाद किया है? पतलून पहना बादल, भूमि का कल्पतरु यह भी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। तो उन्होंने ये जो नाम दिया है इसका वो है भूमि का कल्पतरु यह भी, यानी कि उनकी जो अनुरचना थी उसको उन्होंने भूमि के कल्पतरु के नाम से अनुवादित किया है। नेक्स्ट है मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद राजेश जोशी किस नाम से किया है? अब उन्होंने मायाकोव्स्की की भी रचना का अनुवाद किया है, वो किस नाम से किया है? पतलून पहना बादल, भूमि का कल्पतरु यह भी, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी। आंसर है आपका पतलून पहना बादल, यानी कि उन्होंने ये जो रचना है मायाकोव्स्की की, इसको उन्होंने नाम दिया था पतलून पहना बादल। नेक्स्ट आते हैं, राजेश जोशी जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? उन्हें कौन से सम्मान मिले हैं? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था जो बहुत सारे थे उनमें सिर्फ हमने क्या लगाया था, वो था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको उपरोक्त सभी सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, राजेश जोशी ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त और कौन सी भाषाओं में कविताओं के अनुवाद किए हैं? तो कौन सी भाषा में किए हैं? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन या उपरोक्त सभी? तो उन्होंने उपरोक्त सभी भाषाओं में अनुवाद किए हैं। ये देखिए, तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी को यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये हमने पूरा क्लियर कर दिया। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये सारे ही फ्री वीडियो आपको कहाँ प्राप्त हो सकते हैं? ये आपको मिल सकते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे, और हमारे जो क्या कहते हैं ऐप है, मैग्नेट ब्रेन्स का अपना एक ऐप है, उस पर भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी आपको फ्री वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास या आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो नई नई चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हम पहले दे देते हैं। तो ये अपडेट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये सारे ही अपडेट आपको हमारे सोशल अकाउंट्स यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी मिलते जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि आप पूरी तरह अपडेटेड रहें कि आपके एग्ज़ाम या टेस्ट के रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। आगे और भी चैप्टर हैं, जुड़े रहिएगा साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।